अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपने देखे, उससे रिलेटेड के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उसको अभी हम एंड पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और एक्सरसाइज को सामने रखें। सबसे फर्स्ट में आपको गिवन है एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। अब आपके पास पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी मींस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट के बाद किसी दूसरे एलिमेंट में वही प्रॉपर्टीज़, सेम प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल डिफरेंट जो साइंटिस्ट उनकी कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ी थी, न्यूलैंड की, आपके पास जो है वो डोब्राइनर की कंट्रीब्यूशन थी, लेवाइजर की कंट्रीब्यूशन थी, डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी। तो यहाँ पूछेंगे सबसे फर्स्ट में पीरियोडिसिटी को किसने ऑब्जर्व किया। तो अगर हम देखें सीक्वेंस में, अगर मैं आपको बताऊँ, अल-राज़ी की तो सिंपल क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। लेवाइजर ने भी जस्ट कुछ एलिमेंट सजेस्ट किए थे, और उसके बाद डोब्राइनर का भी एक रूल था, बट उसमें एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी नहीं थी, रेपिटेशन का ऐसा फिनोमेना नहीं था। मेन जब हम बात करते हैं न्यूलैंड पे, तो न्यूलैंड ने जो लॉ प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या था कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़ कॉमन विद द फर्स्ट वन। मींस यहाँ जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें क्या आ रही थी? रेपिटेशन आ रही थी। सो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो न्यूलैंड है वो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिसिटी की बात की, ठीक है। बाकी मेंडलीफ उसके बाद आ रहा है। मेंडलीफ के अंदर तो रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उससे पहले ये आइडिया हमें दे दिया था किसने? न्यूलैंड ने। इसी वजह से न्यूलैंड को हम कहते हैं कि फोर रनर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक स्केच है ना वो इसी के आइडिया पे है। आप देखें, आपके पास सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर 8 एलिमेंट रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो रही है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेसिस हैं वो बेसिकली किसने दी थी? न्यूलैंड ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिकॉग्नाइज एलिमेंट इफ़ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स, कि उसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है, और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो एस ब्लॉक से, और उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मीन्स इस एलिमेंट की आउटर कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 3s2। तो 3s2 कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स देखें किस केस के अंदर आती है 3s2 कन्फिग्रेशन। आपके पास ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये आप इन सब की कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये एलिमेंट आपके पास क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है, विच वन डू यू थिंक इज़ करेक्ट अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। कि मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड के बारे में बात की रही है। नंबर 1 डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। अगर हम बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है? हमने पीछे पढ़ा इसका ट्रेंड के अंदर कि टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। सेकंड आपके पास इट इंक्रीजेज, थर्ड इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड फोर्थ वन इट इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। लेफ्ट टू राइट जो पीरियड है उसके अंदर ये क्या कर रहा होता है? ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो सेकंड वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट आपके पास गिवन है फोर्थ वाला, विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। नंबर 1, एन आयनिक रेडियस इज जनरली स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, नो। कैट आयनिक रेडियस इज जनरली बिगर देन एटॉमिक रेडियस, नो। कैट आयनिक स्मॉल होता है ना। सी आपके पास है, कैट आयनिक रेडियस इज जनरली स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एंड फोर्थ वन इज़ द बोथ एन आयनिक एंड कैट आयनिक रेडियस आर स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस, ये भी आपके पास जो है वो रॉन्ग है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है यहाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बच्चों आपने सारे ऑप्शंस को पहले ध्यान से देखना होता है, उनकी रीजंस को माइंड में सोचना होता है कि किस वजह से ये वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला आपके पास आ रहा है, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू गो डाउन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, सॉरी इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीजेस। तो अगर हम बात करें यहाँ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करी है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके पास डिक्रीज़ करी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन MCQ नंबर 6 पे, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। कि किस केस के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले आप देखें, एक चीज़ माइंड में रखें, आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में ज़्यादा होगी जब न्यूक्लियस का पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर 1 स्मॉलर एटम एंड द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। आपके पास एटम का साइज़ छोटा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका पुल स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड केस क्या है कि आपके पास है स्मॉलर एटम एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉलर एटम
तक की तो बात ठीक है, लेकिन स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज होगा तो न्यूक्लियस का पुल तो वीक हो जाएगा। थर्ड वन इज़ अ लार्जर आइटम एंड द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, तो लार्जर आइटम वाला जो केस है वो इसको क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ठीक है, लेकिन लार्जर आइटम वाला जो केस है वो उसको रॉन्ग करे। एंड डी वन इज़ अ लार्जर आइटम एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, ये आपके पास क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, नंबर वन, कि एटम का साइज़ जितना छोटा होगा और उसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आपके पास उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन से पुल है, न्यूक्लियर पुल होगा, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना उतना मुश्किल होगा। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पर आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि किसके अंदर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक अभी हमने जो रिसेंटली पढ़ा उसके अंदर आपको क्या गिवन है, आपके पास सोडियम, एलुमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के अंदर तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, लेकिन आपके पास जो फास्फोरस है ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। फास्फोरस आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है एंड फास्फोरस के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही होती है। और उसकी रीज़न भी स्टूडेंट्स हमने देखी थी कि आपके पास जो इसकी रीज़न है वो बेसिकली क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी सबशेल इन बॉन्डिंग, आपकी जो बॉन्डिंग के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डी सबशेल। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ ग्रुप। ये ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सबका सेम ट्रेंड है। ग्रुप के अंदर इन सब की वैल्यूज़ क्या कर रही होती हैं, डिक्रीज़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेस नेगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, एंड इट बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ इसका मतलब है वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। रिमेन सेम, नो डेफिनेट ट्रेंड, तो आपके पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आपके पास MCQ नंबर 9 के अंदर। MCQ नंबर 9 आपके पास गिवन है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। अब आपको यहाँ हमने वहाँ तो SO3 और SO2 के अंदर देखा ना, तो ना यहाँ आपको गिवन है सल्फेट आयन के अंदर जो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या है। तो आप बच्चों यहाँ एक चीज़ देखें, हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, यहाँ ये देखें बॉटम के अंदर मैंने कैलकुलेशन की हुई है। आपके पास स्पीशी है सल्फेट आयन, इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आपने जो प्रोसीजर मैंने आपको उधर बताया था, वहाँ हमने जो एग्जांपल्स देखी थी लेक्चर के अंदर, जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उसमें स्पीशीज़ के ऊपर चार्ज था 0, यहाँ इसके ऊपर चार्ज है -2। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट जो इक्वल है उसके इस साइड के ऊपर, इसके राइट साइड के ऊपर आप चार्ज लिखेंगे -2 इक्वल टू -2, एंड इसके अंदर अब स्पीशीज़ कितनी है, 1 सल्फ़र + 4 ऑक्सीजन। आपने एज इट लिखा जैसे मैंने आपको समझाया था। अब इसके अंदर आपने सल्फ़र का कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, तो आप 1 सल्फ़र एज इट लिखोगे। ऑक्सीजन का यहाँ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो आप -2 एज इट लिखोगे इक्वल टू -2। 4 × -2 -8, S 8 इज इक्वल टू -2। उस साइड पे -2 आ रहा है, -8 क्या हो जाएगा, इक्वल को साइड बचाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +8 -2 आंसर क्या आएगा, +6। तो आपके पास जो सल्फेट है उसमें सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, +6 आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट MCQ, लास्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, लास्ट नहीं है ये, हमारे पास है 10th नंबर MCQ। नेक्स्ट MCQ, तो यहाँ आपके पास बच्चों 9th वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ रहा है, +6। उसके बाद 10th वाले का आपके पास है, विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ग्रुप में डिक्रीज़ करेगी, पीरियड में क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो नंबर 1 डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपके पास रॉन्ग है। सेकंड आपके पास गिवन है इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अक्रॉस अ पीरियड, ये करेक्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट, डेफिनेट ट्रेंड, ये दोनों रॉन्ग है। तो आपके पास जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने चैप्टर बच्चों काफ़ी ध्यान से देखे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो फिर ये MCQs काफ़ी ईजी है उस लिहाज से। ठीक है, आपकी एक तरह की जो क्विक रिवीजन है वो हो जाती है MCQs को सॉल्व करने से। नंबर 11 आपके पास है, अटोमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अटोमिक रेडियस आपका पीरियड के क्रॉस क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है ना। सो इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, तो आपके पास जो डिक्रीजेज ऑप्शन है ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है आपके पास MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ एलिमेंट्स देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर्गोन। अब आप अगर पीरियोडिक टेबल से इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सारे एलिमेंट्स हैं 3rd पीरियड के। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं 3rd पीरियड के। तो जो 3rd पीरियड के अंदर नॉर्मली भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके अलॉन्ग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो आपका जो आर्गोन है इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सट्रीम पे जाके आपकी जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू होगी। एक तो आपके पास ये रीज़न। सेकंड देखें, आर्गोन इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस हैज़ इट्स कंप्लीट आउटर कन्फिग्रेशन। सो नोबल गैसेज आर एक्स्ट्रा स्टेबल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इस केस के अंदर आप
कि क्या है आपकी जो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ मैक्सिमम है। तो यहाँ आपका बाकी सारी मेटल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना काफ़ी ईजी है। आर्गन इज़ नोबल गैस, सो इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, गिवन एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब आपने यहाँ ये 3-4 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो वो जाहिर सी बात है न्यूट्रल एटम से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ एक तो लिखना है लाजमी न्यूट्रल। सेकंड वन, आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने की जो कंडीशन है आपके पास एटम होना चाहिए आइसोलेटेड। एंड थर्ड वन इज एटम मस्ट बी इन द गैशियस स्टेट, गैशियस फॉर्म में हो ताकि उसके अंदर कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ना हो। अगर लिक्विड या सॉलिड केस के अंदर होगा तो फिर उसमें दूसरे एटम्स भी उसको अट्रैक्ट करे होंगे, तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन गिवन है। अगर आपके पास यही आता है ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप लिखोगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, यहाँ आप न्यूट्रल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यूनी पॉजिटिव आयन। आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तभी इन्होंने स्पेसिफिक किया है हमें कि आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बताएं। तो आपके पास इसकी एग्जांपल्स गिवन है, सोडियम एंड कैल्शियम, उनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, हम ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर इसको देख चुके हैं। एंड फर्दर आप उसको अपने आंसर को थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए आप उसमें लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीज करी होती है और ग्रुप के अक्रॉस ही क्या करिए, डिक्रीज करिए। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। कि अगर हम बात करें पीरियड के क्रॉस अगर हम मूव करें तो हमारे पास तो जो फास्फोरस है वो पहले आता है और सल्फ़र हमारे पास बाद में आता है। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल अगर सामने रखें, सिमिलर केस है, सेकंड पीरियड के अंदर नाइट्रोजन आपके पास पहले आ रहा है एंड आपके पास जो ऑक्सीजन है वो बाद में आ रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्व किया जाता है तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बच्चों। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है कि वाई सल्फर हैज़ लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस, तो इसका भी आंसर सेम है। ठीक है, रीज़न आपकी सेम है, जस्ट आपका जो पीरियड नंबर है वो चेंज हो रहा है। हमने वहाँ क्या रीज़न पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में कि अगर आपका जो आउटर शेल है वो आउटर सब शेल वो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो ये आपके पास क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र की जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे बाहर वाला जो सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3p4। 3p4 का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट सब शेल जो p है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब p के अंदर टोटल 6 आ सकते हैं एंड अगर हाफ केस की बात करें तो p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो p6 एंड p3 आर एक्स्ट्रा स्टेबल, p4 तो एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि 3p4 में इसमें रिपल्जन ज़्यादा है। अब इस रिपल्जन की वजह से आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ईजी है। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की जो स्टेबल कन्फिग्रेशन आती है 3p3, हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल में देखा कि 3p3 कन्फिग्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो इस वजह से फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल है। सो फास्फोरस इज़ हैविंग द मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सल्फर। नेक्स्ट मूव करें, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 एंड 17 कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से 17 तक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? वही सेम आपकी ये थ्योरी में से क्वेश्चन है बच्चों। तो हम क्यों कहते हैं, आप ब्लॉक के अंदर क्यों डिवाइड करते हो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल। इन केसेस के अंदर इन स्पीशीज़ के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर प्रेजेंट है, वो पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ गिवन है देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन एंड्स इन NS2NP। अब यहाँ एक आपके लिए एक थोड़ी सी जो नया मेथड है या जो नई चीज़ है वो क्या लिखी हुई है कि इनकी आउटर कॉन्फिगरेशन है NS2 एंड NP। अब NP में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेके 6 तक जा रहे हैं। लाइक अगर एल्यूमिनियम, N का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था, N का मतलब है डिफरेंशियल, 2 3 4 1 2 3 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपके पास जो NP1 है, तो ग्रुप जो 13 है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 14 के अंदर, 15 के अंदर, इसी तरह से। तो आपके पास जैसे हम एग्जांपल देखें यहाँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की आउटर कन्फिगरेशन आपके पास क्या आती है, 3s2 3p1। ठीक है, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो इसकी आउटर कन्फिगरेशन है 3s2 3p2। तो p में नंबर क्या कह रहे हैं कि 1 to 6 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की जो आउटर कन्फिगरेशन है वो आपके पास क्या आती है बच्चों, क्लोरीन के केस के अंदर आपके पास जो कन्फिगरेशन आ रही है वो आ रही है 3s2 एंड 3p5।
ठीक है। आप क्लोरीन की बात करें तो 3s2, तो तभी आपको ये जो है यहाँ ओवरऑल एक व्यू दिया हुआ है कि इनके आउटर जो कन्फिगरेशन है वो NS2 से NP1 to 6 तक आ रही होती है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनके पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट हैं, सो दीज आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा है तो आपके एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का इन्वर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का उसके अंदर डिफरेंट बिहेवियर आ जाता है, लाइक हाफ फील्ड या एक्स्ट्रा हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड जो सब शेल्स हैं आपके पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हम क्विकली इसको तभी डिस्कस करें क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगेन एक लाइन गिवन है कि इसका जो ट्रेंड क्या है, इंक्रीजेज इन पीरियड एंड डिक्रीजेज इन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप। कि अल्कली मेटल्स की अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है तो क्या रीज़न है? क्या है कि अल्कली मेटल्स में जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना ईजी होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना ईजी होगा तो इट मीन्स कि वो मेटल्स ईजी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं एंड आयनिक सब्सटेंसेस वो ईजिली बना सकती हैं, ठीक है। तो यही सारी रीज़न आपको यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल अदर्स डोंट। कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, मीन्स चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स नहीं शो करते। ये भी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड सल्फर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि अपने ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको ये यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग। इनके एस या पी सब शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोमोट हो जाते हैं किसके अंदर? डी ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन आपके पास जो कुछ एलिमेंट्स क्यों नहीं शो करते? लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इन केसेस के अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है। तो और अगर हम मेटल्स वगैरह की बात करें तो उनके आउटर इलेक्ट्रॉन तो एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो एस के बाद अगर वो जाएंगे भी तो वो पी में जाएंगे, वो डी के अंदर नहीं जाएंगे। तो और मोस्टली उन केसेस के अंदर मूवमेंट इतनी होती भी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन द पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। अब आपको एक गिवन है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला आप लेक्चर देखें, वहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप को ग्रुप नंबर पीरियड नंबर का पता हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता हो तो आप ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट है वो पीरियड 5 के अंदर है, इट मीन्स जो आउटर इसका जो शेल है वो क्या होगा? सबसे बाहर वाला शेल क्या है? 5। एंड ग्रुप 15 के अंदर है, अब ग्रुप से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालें। ग्रुप 15 के अंदर है, इट मीन्स इसका जो सबसे बाहर वाला जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम आप कैसे निकालेंगे? ग्रुप में से मैंने क्या कहा था, 15 - 10 तो आपके पास आएगा 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, आपका एलिमेंट पीरियड 5 के अंदर है, ग्रुप 15 के अंदर, तो आपके पास एलिमेंट है एंटीमनी। ये मेटलॉइड है, इसका एटॉमिक नंबर है 51। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम नहीं कर रहे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 +5 शो करता है। और मेटलॉइड है तो ये मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ उनको ये शो करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई द ऑक्साइड्स ऑफ द सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये भी चीज़ हमने देखी कि जो आपके सोडियम एंड मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड सोडियम मैग्नीशियम मेटल्स है ना, तो मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाती हैं वो आपके पास होते हैं आयनिक ऑक्साइड्स। और उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज जो मेटल्स और ऑक्सीजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ फॉर्मेशन होती है आयनिक ऑक्साइड्स की। लेकिन जब हम बात करें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, आपके पास नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो ये क्या बना रहे हैं? कोवलेंट ऑक्साइड्स। नीचे आपको गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बेसिक रीज़न है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है, मैंने आपको बताया था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर हो 1.7 से तो आपके पास क्या होता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आपके पास जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर ये वाला केस आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है, गिव रीजन फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ द सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। कि दोनों का जो रिएक्टिविटी पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है? तो आप अगर देखें
रिएक्टिविटी हमने देखा था, बार बार देखा था कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो उसकी रीज़न वही है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रिमूव कराना काफ़ी ईजी और ईजिली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको रिमूव कराना मुश्किल है बिकॉज इट इज़ हैविंग द मोर आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड वन इज इट्स आउटर कन्फिगरेशन इज स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल। हाँ, जो आपका एस ऑर्बिटल है ये आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड है, तो मींस ये वाली जो स्पीशी है ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, तभी जो सोडियम है वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, एंड NaCl मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। और वही रीज़न आपको गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो डिफरेंस है इसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी पैटर्न भी डिफरेंट आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि वाई इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम मच लोअर देन दैट ऑफ द हीलियम डिस्पाइट लिथियम इज़ हैविंग द हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम देखते हैं कि लिथियम के ऊपर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा है, लिथियम के अंदर तो 3 प्रोटॉन है, लेकिन आपके पास जो हीलियम है उसके अंदर तो 2 प्रोटॉन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम है उसकी इतनी कम क्यों है, काफ़ी डाउन है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो आंसर आपको क्या गिवन है कि लिथियम का मेनली जो रीज़न है वो उसका एटॉमिक साइज़ है। लिथियम का साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर क्या है, वीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ईजी है। हीलियम का साइज़ छोटा है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो आउटर शेल के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है वाई इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ बोरॉन, कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों होती है। तो आपके पास वही वाला अगेन केस आप देखें, हमने इसको लेक्चर के अंदर भी देखा, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, आपके पास बोरॉन की है 2p1, तो 2s2 इज़ द मोर स्टेबल केस हियर, सो हियर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपकी सेम रीज़न आ रही है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्वेश्चन गिवन है, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज़ द कॉमन इन द Na पॉजिटिव मैग्नीशियम Al पॉजिटिव 3 नियॉन, डिफरेंट आपको आइंस गिवन है। तो इन सब के अंदर जो कॉमन चीज़ कि आप अगर ध्यान से देखें ना, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो इन सब केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, मीन्स दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। सोडियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 11 होते हैं, एक निकल गया। मैग्नीशियम के अंदर 12 होते हैं, 2 निकल गए, पीछे 10 रह गए। एल्यूमिनियम के अंदर 13 होते हैं, 3 निकल गए, पीछे 10 रह गए। नियॉन के अंदर तो नियॉन के ऊपर चार्ज 0 है ना, तो मीन्स नियॉन के तो हैं ही 10। फ्लोरीन के वैसे 9 होते हैं, लेकिन यहाँ एक इसने गेन किया तो इसके पास भी 10। तो ये सारी स्पीशीज़ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या कह रहे हैं कि इन सब के अंदर इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस। अब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जो साइजेस को डिटर्मन करने में जो चीज़ रोल प्ले कर रही होती है वो आपके पास होती है न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस कितना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसी स्पीशीज़ जिनमें न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है वहाँ साइज़ क्या होगा, कम होगा, और जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है वहाँ साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपके पास जो एल्यूमिनियम, इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम, सोडियम एंड फ्लोरीन जिसके अंदर 9 प्रोटॉन है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें तो उसका साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ डिफरेंस किस वजह से, प्रोटॉन काउंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड PCl5, आप इनको क्लासीफाई करें एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल के अंदर कि कौन से क्लोराइड्स हैं। तो सोडियम क्लोराइड हमने लेक्चर के अंदर भी देखा, सोडियम क्लोराइड आपके पास न्यूट्रल है, एंड PCl5 क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये तो प्योरली एसिडिक है। अब जब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड इतना ज़्यादा इसकी नेचर न्यूट्रल नहीं है, ये क्या स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कभी कभार ये शो कर रहा होता है, ठीक है। एंड ये हमने जो क्लासिफिकेशन की है ये इनका वाटर के अंदर डिसोल्यूशन बेस पे की है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने कि एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर क्लासिफिकेशन, कि आपने ये जो क्लासिफिकेशन की इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न अगेन वही है कि NaCl जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है। MgCl2 को जब डिजॉल्व किया जाएगा तो Mg की कह रहे हैं पोलराइजिंग पार्ट ज़्यादा। पोलराइजिंग पार्ट का क्या मतलब है कि Mg+2 की जो रिएक्टिविटी है ये वाटर के OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे एल्यूमिनियम अट्रैक्ट कर रहा था ना, हमने उसको डिटेल में देखा था, तो ऐसे ये भी कुछ हद तक अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या इसकी पोलराइजिंग पार्ट ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ हद तक वाटर के अंदर स्लाइटली हाइड्रोलाइज मीन्स थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है, तभी आप कह रहे हैं ना स्लाइटली एसिडिक है। एंड PCl5 की तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से क्या बनता है, HCl बनता है एंड फॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो आपके पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने देखा बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चंस।